सभी को नमस्ते, राम राम। जैसे कि आपको एक वीडियो साइकोलॉजी के ऊपर पहले दिया जा चुका है। आपको पहले भी बताया कि साइकोलॉजी के ऊपर मैं प्रत्येक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। मेरे वीडियो यदि आपको बड़े लगते हों, धीरे धीरे लगते हों, तो आप स्पीड तेज़ करके देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है संप्रत्यय, जिसको कॉन्सेप्ट कहते हैं। पढ़ाने से पहले मैं 2 लाइन लिखना चाहता हूँ। दुनिया का बोझ जरा दिल से उतार दे, छोटी सी जिंदगी है जरा हंस के गुजार दे। छोटी सी जिंदगी है जरा हंस के गुजार दे। हम बहुत से लोगों का बोझ है अपने ऊपर ढोए रहते हैं और हमारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरती जाती है। तो अपने को इस बोझ को उतार करके अपना जो जीवन है वो हंस के गुजारना चाहिए। इसको हटा देता हूँ मैं। संप्रत्यय के ऊपर प्रश्न भी आते रहते हैं और संप्रत्यय पढ़ाने से पहले मैं आपको वो जो प्रश्न किस तरह से इसके लिए पूछे हुए हैं वो बताना चाहूँगा। जैसे क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, शिक्षण का उद्देश्य छात्रों में कार्यात्मक समझ उत्पन्न करना होता है, यानी फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग। कार्यात्मक समझ, फंक्शनिंग अंडरस्टैंडिंग। शिक्षण का उद्देश्य है छात्रों के अंदर फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग करना होता है। ये जो फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग है या कार्यात्मक समझ उस विषय के ऊपर होने से पहले उसको कुछ निश्चित बिंदुओं से होकर गुजरना होता है। यानी इस समझ को विकसित करने के लिए उसको कुछ निश्चित चरणों से होकर गुजरना होता है। इन चरणों को अपन एक विशेष सोपान क्रम भी कह सकते हैं कि वो सोपान क्रम क्या है कि शिक्षण के लिए छात्र में कार्यात्मक समझ उत्पन्न करता हो। ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में आता है, तो वो सोपान क्रम में लिखता हूँ। वो उस सोपान क्रम का जो संबंध है वो इस संप्रत्यय से ही है। तो कोई भी जो विषय है उसको समझने से पहले सबसे पहले उस विषय के प्रति छात्र में संवेदना उत्पन्न होनी चाहिए या संवेदना उत्पन्न होती है। जब संवेदना उत्पन्न हो जाती है तो उसके बाद में प्रत्यक्षीकरण होता है। प्रत्यक्षीकरण
और प्रत्यक्षीकरण के बाद में साचार्य होता है। अभी मैं बताऊंगा साचार्य। साहचर्य और साचार्य होने के बाद में संप्रत्यय। परीक्षा में ये चारों, जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन हैं A B C D, इनमें से एक ऑप्शन ये भी दिया हुआ है, बाकी ऑप्शन इनको उल्टे सीधे करके ऐसे दे रखे हैं। आप समझ सकते हैं, ये मेरे को बार ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो सही क्रम है, जो सोपान क्रम है समझ के लिए, विषय वस्तु की समझ के लिए, वो मैंने लिख दिया। तो इस तरह से ये प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं संप्रत्यय के ऊपर। एक क्वेश्चन लिया है और वैसे देखा जाए तो 4 क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं कि संवेदना क्या होती है, प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, साचार्य क्या होता है और संप्रत्यय क्या होता है। निश्चित है कि जहाँ संप्रत्यय को समझने से पहले आपको संवेदना को जानना जरूरी, इसका ज्ञान होना ज़रूरी है। प्रत्यक्षीकरण का पता होना चाहिए ये क्या शब्द है, साचार्य का सब पता होना चाहिए, उसके बाद में ही वो संप्रत्यय को समझ पाएगा। तो ये क्रम बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब संप्रत्यय की अपन डिटेल में जानकारी करते हैं। जैसा कि अभी आपने ये क्रम देखा, उसमें संप्रत्यय को जानने के लिए अब जो अपन पढ़ेंगे, अपन ऐसे कह सकते हैं कि संप्रत्यय कैसे विकसित होता है, या अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि संप्रत्यय का विकास, संप्रत्यय का डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट कैसे होता है। तो ये विकास समझने से पहले अपने को एक निश्चित चरणबद्ध तरीके से जो अभी मैंने सोपान क्रम लिखा उसको समझना होगा। तो जब छात्र में संप्रत्यय का विकास होता है तो सबसे पहले छात्र को उस संप्रत्यय के प्रति, या यूँ कहें कि किसी भी विषय वस्तु या कोई घटना है उसके प्रति संवेदना होती है। क्या होती है? संवेदना होती है। सबसे पहले जैसे अपन किसी वस्तु की तरफ देखते हैं तो देखने से अपने को क्या एहसास हो रहा है? उस वस्तु के बारे में हमारे को हमारे देखने से संबंधित आँखों के द्वारा जो वस्तु कैसी है, उसका रंग कैसा है, उसका आकार कैसा है, वो सारी की सारी जो संवेदना है वो आँखों की के द्वारा हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है। अर्थात आँख क्या है? उसने उस वस्तु के लिए संवेदना ग्रहण की है, देखने के लिए है। यूँ तो आपको ध्यान है, संवेदना कई प्रकार की ज्ञानेंद्रियों के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाई जाती है। मुख्यतः ज्ञानेंद्रियाँ सबने पढ़ भी रखा है, 5 प्रकार की हैं, जैसे आँख, नाक, कान, जीभ और हमारी त्वचा। इनको दूसरे नामों से भी अपन बोल सकते हैं, जैसे आँख के लिए धारणेंद्रिय, नाक के लिए मैं गलत बोल गया, आँख के लिए दर्शनेंद्रिय, नाक के लिए धारणेंद्रिय, जीभ के लिए स्वादनेंद्रिय और त्वचा के लिए स्पर्शनेंद्रिय और कान के लिए श्रवणनेंद्रिय। ये आप जानते हो। अब सबसे पहले छात्र को संवेदना होती है। संवेदना किसको कहेंगे?
तो संवेदना के लिए यदि अपन दो शब्द यानी परिभाषित इसको करना चाहे तो अपन ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि ये ऐसा कोई कारक है जो हमारे संवेदी अंगों को प्रभावित कर रहा है। जैसे अपन ने किसी वस्तु को देखा तो देखने का काम किसके द्वारा किया गया, हमारी दर्शनेंद्रिय के द्वारा किया गया, आँख के द्वारा किया गया। तो जो ये संवेदना किससे आई, संवेदी अंग के द्वारा, यानी आँख के द्वारा। तो अपन ऐसे कह सकते हैं संवेदना क्या है कि ऐसा कारक है जो संवेदी अंगों को प्रभावित करता है। क्या करता है, संवेदी अंगों को प्रभावित, ऐसा कोई कारक जो हमारे संवेदी अंगों को प्रभावित करता है उसको अपन संवेदना कह सकते हैं और कहते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए छात्र को, विद्यार्थी को संवेदना होगी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। संवेदना होने के बाद में जैसे ही, इसको थोड़ा छोटा ही कर लेता हूँ क्योंकि नीचे और भी अपने को लिखना। जैसे ही उसको संवेदना हुई तो अब तक जो कुछ उसने सीखा है, अर्थात उसको पूर्व अनुभव, पहले के जो अनुभव है उसके आधार पे वह उसको समझने का प्रयास करता है। यानी संवेदना को अपने पूर्व अनुभव के आधार पर अर्थ देने का प्रयास करता है। जैसे समझा उसने, संवेदना उसको मिल गई, तो संवेदना मिलते ही वह क्या करता है, संवेदना को पूर्व अनुभव के आधार पर अर्थ देता है। अर्थ देना मतलब पूर्व अनुभव के आधार पे वो उसको अर्थ देने का प्रयास करता है। ऐसा जब वो कर रहा है तो इसको कहेंगे प्रत्यक्षीकरण। इसको क्या कहेंगे, प्रत्यक्षीकरण। इसका दूसरा नाम भी है प्रत्यक्षण, अंग्रेजी में इसको परसेप्शन कहते हैं। अर्थात संवेदना के बाद में छात्र में क्या विकसित हुई, प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन, यानी संवेदना को सेंसेशन कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं इसको सेंसेशन। पहले सेंसेशन होगी, उसके बाद में छात्र में प्रत्यक्षीकरण होगा। क्या होगा, प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण को प्रत्यक्षण या परसेप्शन भी कहते हैं। यूं देखा जाए तो अपन कह सकते हैं कि जैसे ही छात्र को किसी भी विषय के प्रति संवेदना हुई, घटना के प्रति हुई, तो वो एक तरह का अलग तरह का व्यवहार प्रकट करता है। तो उसके जो बीच की जो क्रिया है वो ही प्रत्यक्षीकरण है। तो ऐसे कह सकते हैं कि प्रत्यक्षीकरण को संवेदना और व्यवहार करने के बीच की क्रिया, इसको ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पर कि संवेदना व व्यवहार के बीच की क्रिया, व्यवहार के बीच की क्रिया। जैसे ही उसको संवेदना हुई तो और बाद में वो उस के आधार पे वो व्यवहार प्रकट करेगा, उसके बीच की क्रिया ही क्या है, एक तरह का प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षण या परसेप्शन कहलाती है। अब देखो, जैसे व्यवहार, जैसे मान लीजिए आपके हाथ के कोई कील चुभी या आलपिन चुभी, तो चुभना हमारी त्वचा के वो स्पर्श हुआ, स्पर्श होते ही तंत्रिकाओं के द्वारा, ये तंत्रिकाएं मस्तिष्क से जुड़ी हुई हैं, तो मस्तिष्क
को तुरंत सूचना मिलती है और फिर वापस से उसको उसकी अनुक्रिया करने के लिए भी उसको आदेश मिलता है तंत्रिका को। तो हाथ है वो तुरंत अपन उस आलपिन जो हमारी चुभ रही है उससे उसको हटा लेते हैं। ये एक तरह की प्रतिवर्ती क्रिया है। आप 10वीं कक्षा में साइंस या पहली कक्षा में पढ़ चुके हैं प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में। तो संवेदना और व्यवहार यानी अपने हाथ का तुरंत हटाना, या जैसे अपने पैर की कोई कील चुभी तो जैसे ही अपने को नुकीली वस्तु का आभास हुआ तुरंत अपन पैर ऊपर की ओर करते हैं, अर्थात पैर को हटाते हैं। तो कील का चुभना तो हुआ संवेदना, और हमारे पैर का ऊपर की ओर उठाना हुआ व्यवहार। तो इस बीच में जो क्रिया हुई मस्तिष्क के द्वारा वो है, या बीच वाली क्रिया का आभास है या संवेदना व्यवहार कब आया? हमारे मस्तिष्क के द्वारा बताया गया है कि हमारे पैर के कील चुभ रही है तो पैर को ऊपर उठा लीजिए, अन्यथा ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ये जो क्रिया है यही है प्रत्यक्षीकरण। ये तो एक एग्जाम्पल बताया है, और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं, आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जैसे ही छात्र को प्रत्यक्षीकरण होगा और प्रत्यक्षीकरण इसके साथ में कोई साचर्य शब्द हो जाए, यानी शब्द साचर्य, प्रत्यक्षीकरण के साथ में कोई नया शब्द जोड़ दिया जाए। क्या कर दिया जाए? कोई नया शब्द जोड़ दिया जाए। इसको अपन बोलेंगे एसोसिएशन ऑफ वर्ड्स, एसोसिएशन ऑफ वर्ड, यानी शब्द साचर्य हो जाए। कोई नया शब्द प्रत्यक्षीकरण के साथ जोड़ दिया जाए तो एक नया विकास होगा जिसको अपन कहेंगे संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट। यहां पर संप्रत्यय का छात्र के अंदर विकास हो गया है, यानी नया शब्द प्रत्यक्षीकरण में जोड़ने पर वो होगा, कहलाएगा संप्रत्यय। या ऐसे अपन कह सकते हैं कि कोई भी शब्द है उसको एक नया अर्थ दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है? अर्थ दे दिया गया है, तो वो भी क्या है? वही क्या है? संप्रत्यय, अर्थात संप्रत्यय का विकास हो गया है। या फिर अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे उद्दीपनों का समूह है जिनमें सामान्य लक्षण, वो ही क्या है? संप्रत्यय है। क्योंकि बहुत सारी संवेदनाएं हमारे को उद्दीपन के द्वारा ही प्राप्त होती हैं, तो बहुत से उद्दीपनों का समूह है अपने को द्वारा ग्रहण किया जाता है और उसके आधार पे एक सामान्य लक्षण तय किया जाता है, विकसित होता है, वही क्या है? संप्रत्यय। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि बहुत से उद्दीपनों के समूह जिनमें सामान्य लक्षण होते हैं, यानी उद्दीपनों का समूह है जिसमें सामान्य लक्षण होते हैं। ये लिख सकते हैं अपन, उद्दीपनों का समूह है जिनमें सामान्य लक्षण हो। तो ये मैंने आपको संप्रत्यय का विकास कैसे होता है ये विभिन्न चरण बताए हैं। सोपान क्रम है ये एक तरह से, जो अभी प्रश्न आया था उसमें सोपान क्रम में यही क्रम दे रखा था और प्रश्न ऐसे पूछा हुआ था कि सबसे पहले छात्र को संप्रत्यय के विकास के लिए क्या होगा? संवेदना होगी, उसके बाद में प्रत्यक्षीकरण होगा, उसके बाद में प्रत्यक्षीकरण में नए शब्द का साचर्य होगा और फिर संप्रत्यय का
इस तरह से नए शब्द का साचर्य होना ही प्रत्यक्षीकरण में संप्रत्यय कहलाता है। इसको अपन एक साथ भी ऐसे बोल सकते हैं कि देखो, सबसे पहले छात्र के अंदर क्या हुआ, संप्रत्यय विकास के लिए सबसे पहले आपने देखा संवेदना होगी। क्या होगी? सबसे पहले छात्र में संप्रत्यय के विकास के लिए संवेदना होनी चाहिए। संवेदना को पूर्व अनुभव के आधार पर अर्थ देना ही प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। प्रत्यक्षीकरण में नए शब्द का साचर्य होना जब हो जाएगा तो वो कहलाएगा संप्रत्यय। इसको अपन बोल सकते हैं कि संप्रत्यय को किसे कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए। सबसे पहले छात्र में संवेदना उत्पन्न होगी। संवेदना में यदि पूर्व अनुभव के आधार पर अर्थ दे दिया जाए तो उसको प्रत्यक्षीकरण कहलाएगा या कहेंगे, और प्रत्यक्षीकरण में नए शब्द का साचर्य हो जाए तो वो संप्रत्यय कहलाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शब्द है उसको एक अर्थ प्रदान कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? शब्द को एक अर्थ प्रदान करना ही संप्रत्यय है। तो अपन कह सकते हैं कि किसी शब्द को अर्थ रूपी चोगा बनाना ही संप्रत्यय है। प्रश्न ये भी आ सकता है कि 4 ऑप्शन दे देंगे कि संप्रत्यय क्या है, तो इसके लिए मैं एक क्वेश्चन आया वो अभी है, आपको बताता हूँ मैं कि संप्रत्यय का अभिप्राय क्या है। तो ऑप्शन सुनना। प्रश्न है संप्रत्यय का अभिप्राय क्या है। ऑप्शन आप सुनेंगे। शब्दों के साथ, क में लिखा हुआ है शब्दों के साथ समान प्रत्यय का प्रयोग। ब में है संवेदना को पूर्व अनुभव के आधार पर अर्थ देना। और स में है छात्र द्वारा नए शब्द को अर्थ रूपी चोगा बनाना। तो देखो, ए में शब्दों के साथ समान प्रत्यय का प्रयोग करना, ये नहीं होगा। और संवेदना को पूर्व अनुभव के आधार पर अर्थ देना, तो ये संप्रत्यय थोड़ी है। पूर्व अनुभव के आधार पर यदि वो अर्थ दे रहा है तो ये तो प्रत्यक्षीकरण है। ये क्या है? प्रत्यक्षीकरण है, न कि संप्रत्यय। तो संप्रत्यय क्या है? किसी शब्द को अर्थ रूपी चोगा बनाना। ये जो स में दे रखा है वो इसका आंसर हो जाएगा कि किसी शब्द को या नए शब्द को अर्थ रूपी चोगा बनाना या उसको अर्थ प्रदान करना ही संप्रत्यय है। तो इसका आंसर स होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर ये जो 4 जो चरण हैं, इन पर चारों पर ही प्रश्न पूछे जाते हैं। संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। परसेप्शन से आप क्या समझते हैं? प्रत्यक्षीकरण पढ़ भी लेते हैं, किताबों में पढ़ लेते हैं और पढ़ लेते हैं, अपने को पता ही नहीं रहता है, ना याद होती है कि प्रत्यक्षीकरण क्या है। प्रत्यक्षीकरण क्या है? एक बार नहीं 1000 बार ये आंखों के सामने से शब्द निकल जाता है, फिर भी ये नहीं याद होता है। तो सीधा सा है कि संवेदना को पूर्व अनुभव के आधार पे अर्थ देना ही प्रत्यक्षीकरण है। अगर ये भी याद नहीं रहे तो ऐसे याद रख लो, संवेदना और व्यवहार करने के बीच की जो प्रक्रिया है वही क्या है? प्रत्यक्षीकरण। तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले संप्रत्यय के विकास के लिए सबसे पहले छात्र के द्वारा संवेदना उत्पन्न होती है और इस संवेदना को वह पूर्व अनुभव के आधार पर अर्थ देने का प्रयास करता है, और ऐसा करता है तो उसमें प्रत्यक्षीकरण हो रहा है। और प्रत्यक्षीकरण में यदि नए शब्द का साचर्य हो जाए, अर्थात नया शब्द को अर्थ प्रदान कर दिया जाए, तो ये कहलाएगा संप्रत्यय। क्या कहलाएगा? संप्रत्यय। तो मैंने आपको संप्रत्यय का विकास कैसे होता है, संप्रत्यय क्या है, इससे जुड़े हुए विभिन्न मनोवैज्ञानिक जो शब्द हैं उनको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अब संप्रत्यय पर जो एक वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, जिस पर काम किया है, उसका नाम है ब्रूनर।
क्या नाम है? ब्रूनर। अब मैं इसको हटाऊंगा, देखो हटा देता हूं मैं एक बार इसको। पूरा हिसाब कर देता हूं। तो मैंने बताया ब्रूनर। ये भी पूछ लेते हैं संप्रत्यय का विकास किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है, तो वो मनोवैज्ञानिक है ब्रूनर। तो देखो ब्रूनर के द्वारा क्या किया गया है, संप्रत्यय का विकास बताया गया है कि संप्रत्यय का विकास कैसे होता है, ये ब्रूनर के द्वारा बताया गया। इसने क्या बताया कि जो संप्रत्यय है वो एक जैसे उद्दीपनों का समूह है। ब्रूनर क्या कहता है कि जो संप्रत्यय है वो एक जैसे उद्दीपनों का समूह है। ये जो बात है इसको क्वेश्चन के अंदर ABCD में डाल देते हैं, एक ऑप्शन में और अन्य ऑप्शन दूसरे डाल देते हैं। तो अपने को कौन सा ऑप्शन चुनना है कि एक जैसे उद्दीपनों का समूह है, वही क्या है, संप्रत्यय। किसके अनुसार? ब्रूनर के अनुसार। इसको अंग्रेजी में बोल लेते हैं क्लास ऑफ स्टिमुलाई। क्लास ऑफ स्टिमुलाई, उद्दीपनों का समूह है। ये जो उद्दीपन है कोई एक तरह से वस्तु भी हो सकती है, कोई स्थान भी हो सकता है और कोई घटना भी हो सकती है, या कोई व्यक्ति भी हो सकता है। ये उद्दीपन और भी बहुत सारे इनके रूप में उद्दीपन हो सकता है। तो ब्रूनर क्या कहता है, उद्दीपनों का समूह है वही संप्रत्यय है। एक जैसे होने चाहिए उद्दीपन। कैसे होने चाहिए? एक जैसे होने चाहिए। ब्रूनर के अनुसार, इसको हटाता हूं मैं एक बार। ब्रूनर ने संप्रत्यय दोबारा लिख देता हूं। ब्रूनर ने संप्रत्यय के कुछ विशेषता बताई है, तो वो विशेषताएं अपन देख लेते हैं। तो एक जैसे उद्दीपनों का समूह है वो तो संप्रत्यय है ही। अब इस संप्रत्यय में कुछ गुण भी होते हैं। क्या होते हैं? गुण। और वो गुण कैसे होते हैं? प्रभावी। इस संप्रत्यय के अंदर गुण भी होते हैं और वो गुण कैसे होते हैं? प्रभावी। गुण को अंग्रेजी में यहाँ पे एट्रीब्यूट, यानी, और एट्रीब्यूट भी कैसे? डोमिनेंट। प्रभावी गुण संप्रत्यय के अंदर होते हैं। दूसरा इसकी विशेषता है कि संप्रत्यय के जो गुण हैं उनकी निश्चित संख्या होती है। गुणों की निश्चित संख्या, यानी नंबर, निश्चित संख्या होती है। गुणों की निश्चित संख्या होती है। और अगली विशेषता संप्रत्यय के लिए अपन कह सकते हैं कि ये प्रत्येक शब्द है वो एक कॉन्सेप्ट को इंगित करता है, कर सकता है, कि प्रत्येक शब्द
प्रत्येक शब्द एक संप्रत्यय हो सकता है। जैसे अभी आपको होता है कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई घटना है, इस तरह से। जैसे एक एग्जाम्पल आगे लेंगे। इनके गुणों में भिन्नता भी पाई जाती है। ऐसे भी कह सकते हैं कि गुणों में वेरिएशन भी होते हैं, भिन्नता, वेरिएशन भी पाई जाती है। वेरिएशन है, इसको परिवर्तनशीलता भी अपन बोल सकते हैं। एक है विचलनता, गुणों में विचलनता, विचलनता, इसको साफ करता हूं एक बार। विचलनता, विचलनता भी पाई जाती है। जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ लिख देता हूँ, कुत्ता है और सियार है, दोनों देखने में तो एक जैसे। कैसे हैं? देखने में एक जैसे, लेकिन जब ये आवाज़ उत्पन्न करते हैं, यानी आवाज़ करते हैं, तो कुत्ते की आवाज़ अलग होती है और सियार की आवाज़ अलग होती है। अर्थात इनमें गुणों में विचलनता विद्यमान है। तो ये मैंने आपको कुछ संप्रत्यय के गुणों के बारे में बताने का प्रयास किया। और यहाँ पर विचलनता और ज़्यादा बढ़ती जाएगी तो अपन जो संप्रत्यय है और भी ज़्यादा जटिल होता जाएगा, यानी कठिन होता जाएगा। और प्रत्येक गुण है उसका अपना एक मूल्य भी होता है। क्या होता है? मूल्य, जिसको वैल्यू कहते हैं। प्रत्येक गुण का अपना एक मूल्य या वैल्यू होती है। तो ये मैंने संप्रत्यय की कुछ विशेषताएं आपको बताई। किसके अनुसार है? बुर्नर के अनुसार। अब बुर्नर के अनुसार संप्रत्यय के कुछ प्रकार भी बताए हुए हैं, तो अपन वो प्रकार भी देख लेते हैं। संप्रत्यय के प्रकार, टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट्स या कॉन्सेप्ट। देखिए, पहला जो टाइप है सापेक्ष संप्रत्यय। सापेक्ष संप्रत्यय, जिसको अपन अंग्रेजी में कह सकते हैं रिलेशनल, रिलेशनल कॉन्सेप्ट। देखिए, जैसे अपन दूरी नापते हैं ना, जैसे दूरी, जैसे ए जो वस्तु है वो बी से इतनी दूरी पे है, यानी ए बी से इतनी सापेक्ष है स्थिति में, ठीक है, या बी ए से इतनी दूर सापेक्ष स्थिति में। इसी तरह से संप्रत्यय के लिए भी अपन कह सकते हैं कि संप्रत्यय भी सापेक्ष प्रकार के होते हैं। दूसरा इसका प्रकार है संयुक्त संप्रत्यय। संयुक्त संप्रत्यय, संयुक्त को अंग्रेजी में अपन कह सकते हैं कॉन्जक्टिव कॉन्सेप्ट। संयुक्त के बारे में देखो,
ये वो संपर्तें हैं जो गुणों में जितनी ज़्यादा विचलनता एक साथ प्रकट करते हैं, यानी विचलनता को एक साथ प्रकट करते हैं, क्या कहेंगे, किन में होनी चाहिए, गुणों में। यानी गुणों की जो विचलनता है को ये एक साथ प्रकट करते हैं। ऐसे संपर्तें जो गुणों की विचलनता को एक साथ प्रकट करते हैं। जैसे मैं ऊपर लिख देता हूं, यहां पे समझा देता हूं। ये कोई वर्ग है, ठीक है, क्या है, वर्ग है। ये कोई दूसरा वर्ग है और ये कोई तीसरा वर्ग है, ठीक है। तीनों में देखो क्या विचलनता आपको दिख रही। तीनों के अंदर देखो ये कोण है वो 90 डिग्री के हैं। कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री है। आप देख रहे हैं कि इनकी भुजा भी बराबर है। देखो किन किन में, इनमें देखने में तो जो विचलनता दिख रही है, लेकिन इनमें है क्या क्या, एक तो समानता क्या है, एक तरह से भुजा बराबर है तीनों के अंदर, चारों कोण भी समान है और संख्या में कितने हैं, 3 है। लेकिन इनमें ये एक साथ देखें तो इनमें विचलनता अपने को प्रकट होती हुई दिख रही है। तीसरा है इसका प्रकार, जिसको अपन कह सकते हैं वियोजक संपर्त है। वियोजक संपर्त है, वियोजक संपर्त है। वियोजक को अंग्रेजी में अपन कह देंगे डिसजनेक्टिव कॉन्सेप्ट। इसमें जैसे भिन्नता प्रदान करना, ये वो गुण है जिसमें भिन्नता प्रदान की जाती है, ठीक है। भिन्नता, गुणों में भिन्नता प्रदान करना, ये वो संपर्क है जिसमें गुणों में भिन्नता प्रदान की जाती है। तो अपन ने संपर्क के प्रकार पढ़े, सापेक्ष संपर्क, संयुक्त संपर्क और वियोजक संपर्क। तो इनके नाम क्वेश्चन है यहाँ पर, सापेक्ष संपर्क, इनके नाम पूछ सकता है कि संपर्क के प्रकार हैं, इनके बारे में पूछ सकता है, तो इनके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। धन्यवाद, आज इतना ही पढ़ेंगे।